नमस्कार दोस्तों। किसी भी समाज में, देश में, धर्म में, इस व्यवस्था में 3 चीज़ें मूल रूप से समाज के दैनिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए उपलब्ध रहती हैं और उन्हीं का प्रयोग समय-समय पर लोग अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपने विचार और आचार, विचार, व्यवहार के अनुसार उपयोग करते हैं। उन तीनों में हैं जर, जोरू और ज़मीन। जर यानी पैसा, जोरू यानी औरत, ज़मीन यानी भूमि। इन तीनों के ऊपर ही पूरे विश्व की जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, वो संचालित होती हैं। पैसा किसी भी रूप में मान्यता में आ सकता है, चाहे वो सोने के रूप में हो, खनिज के रूप में हो, पेट्रोल के रूप में हो, गैस के रूप में हो, परमाणु ऊर्जा के रूप में हो या कहीं किसी प्रकार से उत्पाद को व्यवहार में लाकर तकनीक बेचकर हो। ज़ोरू के मामले में पूरे विश्व के अंदर जितने भी युद्ध हुए, उन युद्धों के मूल में जो भी कारण रहे, लेकिन उसकी व्यवस्था को सुचालित रूप से चलाने के लिए या आदमियों की अपनी काम वासना या व्यसन के रूप में उन्होंने औरत को इस्तेमाल किया। औरत जीव है, जीवन देती है, जीवनदायिनी है, जीवन पैदा करने वाली है। इसको फिर चाहे 4 औरतों को रखकर उन सैनिकों की जो बेवा होती हैं, उनको उत्पाद में यानी बच्चे पैदा करने में, सैनिक को पैदा करने में व्यवस्थित रूप से रखने की बात रही हो, या किसी भी देश के अंदर जब हमलावर जाते हैं तो हम सैनिकों की काम वासना की पूर्ति के लिए रही हो, या फिर उन महिलाओं को वो अपने आप में अपने देश के अंदर अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, या फिर उन्हें गुलाम बनाकर लोगों के घरों में काम करने के लिए रखते हैं। औरतों के साथ आदमी को भी रखा जाता है, जो आदमी अपने अमेरिका के इतिहास में काले गोरे का जो भेद है, उस समय पूरे विस्तार से रहा। अब आती है ज़मीन। ज़मीन का तो आपको मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर ही संघर्ष विस्तारवाद का है। विस्तारवाद में सभी देशों ने, चाहे भले ही छोटे-बड़े रहे हों, अंदर अपने अंतःकरण में ये भाव रखा है कि उनके देश की सीमाओं को बढ़ना चाहिए। जो बाहुबली या शक्तिशाली या जो साधन संपन्न या जो हिंसक हैं या जो हमलावर हैं, जो अपने देश से निकलकर बाहर के देशों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, उन लोगों के द्वारा ये ज़मीन के ऊपर कब्ज़े की बात रही। फिर चाहे खिलजी रहा हो, सिकंदर रहा हो, अंग्रेज़ रहे हों, अमेरिकन रहे हों, ऑस्ट्रेलियन रहे हों या चीन रहा हो, इन सब ने इसी काम को आगे की बढ़ाया। इज़राइल की स्थिति ऐसी है कि बहुत छोटा-सा देश है। वो समय-समय पर अपनी जो जनसंख्या है उसके अनुसार अपनी ज़मीन को जो मरुस्थल की है, उसको उपयोग में लाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर नहीं कर पाता है तो फिर वो ज़मीन के आस-पास के जो हिंसक प्रवृत्ति के मुस्लिम इस्लामिक देश हैं, 56 देशों में जो उसके आस-पास हैं, वो उस पर किसी प्रकार की कोई गतिविधि करते हैं या हमला करते हैं या कोई गतिविधि हिंसक करते हैं, तो फिर वो इज़राइल उन्हें मारता तो उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करता। ये सब जो चल रहा है। चीन का तो बहुत बड़ा इतिहास है। उसने अपने आप में जितनी ज़मीनें कब्ज़ाई हैं, वो सब आपके जानकारी में है। अब इन सब चीज़ों के रहते हुए ये जो समाज की संरचना, ये दुनिया की संरचना है, इसमें कुछ पिछले सालों से देखने को मिला है कि ये प्रवृत्ति बढ़ गई है। अमेरिका तेल के ऊपर एकाधिकार करना चाहता है और इसके लिए वो ईरान को कहता है कि तू परमाणु बम नहीं बनाएगा, और इज़राइल अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लिए कहता है कि तू परमाणु बम नहीं बनाएगा। ईरान ने से माध्यम से उसने इराक पर हमला करवाया। अमेरिका ने अपनी सत्ता को संजोए रखने के लिए दुनिया को आश्वासन देते हुए इस्लामिक देशों के उनके यहाँ अपने एयरबेस बनवाए। एयरबेस भी जो है ज़मीन के ही मामले में बनते हैं। और तो और विदेशी ताकतों ने देशों के अंदर जो गरीब देश हैं या विकासशील देश हैं, उनके रहता एनजीओ के माध्यम से करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की ज़मीन को कब्ज़ा किया। हिंदुस्तान में भी
जो अंग्रेज़ों की बनाई कांग्रेस थी, उसकी एक ऐसी नस्ल देशद्रोही मानसिकता के साथ काम करती रही, जो तुष्टीकरण करते हुए उन्होंने मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के नाम पर अरबों एकड़ ज़मीन दे दी। और वो उनके पास कानून भी ऐसा बना दिया कि आप उस ज़मीन के मामले में कहीं पर भी किसी प्रकार की आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। जिस पर उँगली कर दें, इशारा कर दें या कब्ज़ा कर लें, वो उनकी हो जाती है। और वैसे भी वो 2.5 बाई 6 का कब्र की जगह तो कब्ज़ाते हैं दरगाह के नाम पर। चलो खैर, ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें हमें क्या क्या कहना सुनना है। हम अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो सीमाएँ हैं, उन सीमाओं के अंदर हम देखते हैं कि अतिक्रमण करने वाले लोग किस प्रकार से अपने-अपने जो पिट्ठू हैं या दलाल हैं या टूल किट है, वो भारत में स्थापित करते हैं। और उनके बल पर क्या करते हैं? उनके बल पर किसी भी देश की, भारत की विशेष रूप से अर्थव्यवस्था को, राजनीतिक गतिविधियों को, सामाजिक संरचना को और जो हमारे विकासशील योजनाएँ हैं, उनको अवरुद्ध करने की बात करते हैं, तो आपको देखने को मिलता है। फिर चाहे उन्होंने समय-समय पर हमारे नेताओं को गिरवी रखा, नेताओं को केजीबी के माध्यम से अरबों रुपया दिया, या चीन में जाकर एमओयू साइन करके जो है वहाँ से फंडिंग आई इन राजीव गांधी ट्रस्ट के हिसाब से, ये सब चीज़ें जो है वो उन करते हैं। और अभी एक बिल पास हुआ है RACT RACA, यानी रेगुलेटरी कंट्रीब्यूशन एक्ट। तो अब ये क्या है? ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि ये विदेशी ताकतें भारत के अंदर ज़मीन, हमारे जो नागरिक हैं, कमज़ोर नेता हैं, कायर नेता हैं, नपुंसक नेता हैं, या विदेशी फंडिंग के बल पर अपनी प्रतिष्ठा को बनाए बैठे हैं, या यहाँ षड्यंत्र कर रहे हैं, या टूल किट हैं, उनके माध्यम से इस देश के अंदर धर्मांतरण कराया जाए, इस देश के सरकारी तंत्र को बदनाम किया जाए, संवैधानिक व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न किया जाए, और तो और हमारे अंदर जो विकास की योजनाएं बन रही हैं, जो निर्माण की हो रही है, संरचनात्मक काम हो रहे हैं, रचनात्मक काम हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, या हथियारों का उत्पादन बढ़ रहा है, उसको रोका जाए। इससे सबसे ज़्यादा परेशानी 3 देशों को हो रही है, एक अमेरिका को, और एक चीन को, और इस तरह से रशिया को। रशिया का जो वो है अपना विचार, वो थोड़ा सकारात्मक रूप से भारत को खड़ा करने का है। वो ये सोचकर कि अगर भारत खड़ा हो जाएगा तो अमेरिका के खिलाफ जो है एक ऐसी जनशक्ति, जो सामर्थ्यवान लोग जो हैं उपलब्ध हो जाएंगे, और तकनीक जो है भारत को दी जाएगी, तो वो अपने आप में अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। रशिया ने किसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एयरबेस बनाकर नहीं ली। वास्तव में अमेरिका का जो अंतर अंतर कलह है, या अंतर जो द्वंद्व है, वो ये कि वो उसे हर हाल में अपने आप में क्रिश्चियन मिशनरीज़ को वर्चस्व में रखना है। उसके लिए वो फंड देता है, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, एनजीओ के नाम पर, फादर के नाम पर, चर्च के नाम पर। ठीक इसी प्रकार से मुसलमानों का भी पैसा आता है, वो चर्चों में आए, मदरसों में आए, मस्जिदों में आए, या जो हमारे और यहाँ पर आतंकवादी गुट हैं, उनके माध्यम से आए। तो बंधुओं, अब ये जो मैंने बात शुरू में की थी कि जड़ जोड़ और ज़मीन की, तो आप समझ रहे हैं ना, ये तीनों चीज़ें आपके लिए लड़ाई का विषय नहीं है, आपकी परेशानी का विषय नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर में किसी भी देश की व्यवस्था को ख़राब करने की एक ताकत है, यह माध्यम है। तो इसलिए मेरा साधु संत सन्यासियों से आग्रह है, विनम्र आग्रह है, कि आज आप सनातन की सुरक्षा के लिए अपने आप में आगे बढ़कर आए। आपके पास भगवान ने साधनों की कमी नहीं छोड़ी है। हिंदू समाज श्रद्धा के अनुसार आपको बहुत ज़्यादा साधन देता है, मंदिरों में भी साधन दिए जाते हैं। तो इसलिए इस देश के अंदर धर्मांतरण रोकने के लिए आप एक गुरुकुल बनाकर, जो भारत की सनातन संस्कृति शिक्षा है उसको व्यवस्थित करने के लिए, मंदिरों की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, गौशालाओं को चलाने के लिए, और मेरा मानना तो ये है कि हर गांव में व्यायामशाला होनी चाहिए, चलाने के लिए आगे आओ। अन्यथा एक बात समझ लेना कि जितने भी हमलावर आए, उन हमलावरों का विरोध करने के लिए नागा साधु तो सामने आए, लेकिन और मठाधीश और पीठाधीश और ये जो महामंडलेश्वर हैं, वो नहीं आए। अभी एक अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम का एक तथाकथित तौर पर भगवाधारी है, जिस प्रकार की उसकी विचारधारा गतिविधि है, वो आपकी जानकारी में है। ऐसे ही लोगों को जो है गिरवी रखा जाता है, ऐसे ही लोगों को फंडिंग की जाती है, और ये राजनीतिक हितों के संरक्षण के लिए
विदेशी ताकतों के या जो धर्मद्रोही ताकतें हैं या जो सनातन विरोधी ताकतें हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, उनके समर्थन को देते हैं और उनके लिए लॉबिंग करते हैं। आपके समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो मेरा क्या बिगाड़ हो गया यार, मैं तो चला जाऊँगा। लेकिन मेरे से पहले जो बड़े बुजुर्ग रहे, उन्होंने जब तुम्हें समझाया तो समझ में नहीं आया, मेरे समझाने से अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बस मेरा मानना ये है कि ये विचार जिंदा रहना चाहिए, जानकारी में रहना चाहिए, जब बुरा वक्त आए तो आपको रहे कि हमें किसी ने बताया था। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, नमस्कार।